जो मेरा नाम मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का, कौन सा बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कौन सा पेपर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो आपका पेपर होने वाला है, फिजिक्स का फिफ्थ सेमेस्टर का कौन सा पेपर होगा, फिजिक्स का जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने कंप्लीट वन शॉट वीडियो देखने को मिलने वाला है। इसमें मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा भाई, वीडियो क्लास होने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, साथ के साथ रिवीजन भी करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। समझ में आ गया आपको? और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, अपन जो 25,000 सब्सक्राइबर हैं उसके बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। कितने सब्सक्राइबर के? 25,000 सब्सक्राइबरों के अपन बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, मात्र 2,500 सब्सक्राइबर कम है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि 25,000 सब्सक्राइबर का तो कम से कम अपना टारगेट है वो अचीव हो सके। आप खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा? कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट में मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर आपके सामने प्रोडक्ट खरीद लो भाई, कोई भी कोई। साथ के साथ अगर ये पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रखा है। जैसे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, आपको ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ मिलेगा। टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, वहां पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे भाई, कोने में आपको सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको फिजिक्स सब देखने को, फिजिक्स सब सर्च करना है। क्या सब सर्च करना है? फिजिक्स सब सर्च करना है। और जैसे फिजिक्स सर्च करोगे, फिजिक्स बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। हो सकता है बाद में और फिजिक्स की पीडीएफ आ जाए तो थोड़ा नीचे मिल जाए, लेकिन अच्छे से देख लेना, आपको फिजिक्स के नाम से, फिजिक्स बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। इस पे डाउनलोड करना है और फिर आपको नीचे की तरफ आपको पढ़ाई करने के लिए शुरू कर देना भाई। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। 4 टर्मिनल नेटवर्क के जेड, वाई एंड एच पैरामीटर की व्याख्या कीजिए। मतलब 4 टर्मिनल जो नेटवर्क होता है, 4 टर्मिनल नेटवर्क के अंदर जेड, वाई एंड एच पैरामीटर की क्या आपके सामने क्या होता है पैरामीटर, इसकी आपको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करना है, आपको उसकी व्याख्या करनी है। एक 4 टर्मिनल नेटवर्क जिसे 2 पार्ट नेटवर्क भी कहा जाता है, मतलब एक 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है ना, उसको 2 पोर्ट भी नेटवर्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो तो आप 2 पोर्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें इनपुट और आउटपुट दो जगह से जाता है। लेकिन वो 4 भागों में कैसे बटा रहता है भाई, आपके सामने 2 जगह इनपुट होता है, मतलब 2 जगह से आपके सामने क्या है, नेटवर्क अंदर जाता है, और 2 जगह से आपके सामने बाहर आता है। मतलब 2 पोर्ट लगे रहते हैं आपके सामने इनपुट और आउटपुट में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है भाई, आपके सामने टर्मिनल 4 है, लेकिन पोर्ट का नेटवर्क कितना होता है भाई, आपके सामने 2 पोर्ट नेटवर्क होता है। कौन सा नेटवर्क होता है? 2 पोर्ट आपके सामने नेटवर्क देखने को मिलता है, जिसमें 4 छोटे छोटे 4 टर्मिनल लगे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, टर्मिनल 4 लगे होते हैं और पोर्ट आपके सामने 2 देखने को मिलता है। इसके इसके व्यवहार को समझने के लिए वोल्टेज V और धारा I के बीच में संबंध दर्शाने वाले कुछ गणितीय स्थिरकों का उपयोग किया जाता है। मतलब इसका व्यवहार समझने के लिए कि किस तरीके से आपके सामने जो चारों टर्मिनल है ये काम करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, वोल्टेज V और धारा I, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में अपन क्या करेंगे, संबंध स्थापित करके सब चीज देखने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया? तो इसके लिए आप कुछ गणितीय स्तरकों का अपन प्रयोग करेंगे, जिसमें अपन मैं बताऊंगा किन किन का प्रयोग करेंगे। जेड पैरामीटर के इंडिपेंडेंट पैरामीटर को समझने के लिए, जेड पैरामीटर होता है, उसके जो इंडिपेंडेंट जो आपके सामने पैरामीटर को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इन्हें ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। जो जेड पैरामीटर होता है ना, ये आपके सामने ओपन सर्किट पैरामीटर होता है, मतलब आपके सामने भी खुला रहता है इसके अंदर। और इसमें इनपुट क्या होता है, V1 होता है। ध्यान में रखना, इसमें अपन इनपुट वोल्टेज का जो अपन प्रयोग करेंगे ना, वो उसकी क्या धारा होगी भाई, आपके सामने V1 के नाम से उसको डोनेट करेंगे। किसके नाम से डोनेट करेंगे भाई? V1 के नाम से डोनेट करेंगे। किसको? इनपुट वोल्टेज को। अच्छे से समझ लेना, इनपुट वोल्टेज को अपन आपके सामने किसके नाम से, V1 धारा के नाम से संबंध दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? V1 धारा के नाम से आप इनपुट वोल्टेज को हम दिखाने वाले हैं, और आउटपुट वोल्टेज को V2 के नाम से। और आउटपुट वोल्टेज होता है, क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज को अपन किससे दिखाएंगे, V2 के नाम से दिखाने वाले हैं।
इनपुट धारा, आपके सामने जो अंदर की तरफ आने वाली इनपुट धारा होती है उसको I1 के नाम से, किसके नाम से, I1 के नाम से, और आपके सामने आउटपुट धारा को I2 के नाम से। देखो सीधी सीधी बात है, देखो और समझाओ था, इनपुट और आउटपुट समझ में आ गया, वोल्टेज और करंट। अगर इनपुट में करंट, अगर वोल्टेज में अगर इनपुट आ रहा है तो V1 के नाम से दिखाएंगे, है ना, और आउटपुट में आपके सामने किसके नाम से दिखाएंगे, I2 के नाम से। और करंट अगर इनपुट में आ रहा है तो I1 के नाम से, और वोल्टेज को आउटपुट में I2 के नाम से। समझ में आ गया, मतलब अंदर अगर वोल्टेज आ रहे तो V1 के नाम से दिखा रहे हैं, बाहर ना आ रहे हो तो V2 के नाम से। करंट अगर अंदर जा रहा है तो I1 के नाम से, और बाहर आ रहा है तो I2 के नाम से। अपन इनको सभी फलनों के हिसाब से संबंध स्थापित करेंगे। अब आपके सामने किस तरीके से आपका जो करंट है वो जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो समीकरण बनाए हुए, इसका इक्वेशन बनाए, तो V1 इजिकल टू जेड I1 प्लस जेड I2 के नाम से बनेगा। क्या बनेगा, V1 इजिकल टू जेड I1 प्लस I2। अच्छे से क्लियर कर लेना भाई, क्या बनता है आपके सामने, V1 इजिकल टू जेड I1 प्लस जेड I2 के नाम से समीकरण बनेगा। क्या बनेगा, V1 इजिकल टू जेड I1 प्लस जेड I2 के नाम से समीकरण बनेगा। अच्छे से समीकरण को बना लेना है। क्यों, वोल्टेज इजिकल टू क्या था आपके सामने, जो करंट है उसके साथ जेड जो आउटपुट होता है, जो जेड आपके सामने जो पैरामीटर होता है उससे जो करंट जाता है उसके हिसाब से ये बनता है। अब V2 में, वोल्टेज 2 में कैसे जाएगा, जेड आपके सामने 21 I1 प्लस का Z22 I2 के नाम से आपके सामने देखने को मिलेगा। Z11 इंडिपेंडेंट होता है, आउटपुट ओपन सोर्स, I2 इजिकल टू 0 है। I2 इजिकल टू कितना भाई आपके सामने 0 होगा। अगर I2 0 होगा तो V1 इजिकल टू Z11 और V2 इजिकल टू Z21 के नाम से आपके सामने देखने को मिल जाए। क्योंकि I2 तो 0 है, इसलिए Z जो I2 का अर्थ होता है जो आउटपुट करंट है, वो बाहर जो करंट आ रहा है वो तो 0 है, मतलब बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो वोल्टेज 1 है वो Z11 के साथ होगा, V2 है वो Z21 के साथ देखने को मिलेगा भाई, Z1 के साथ देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो Z11 जो इनपुट इंडिपेंडेंट है, Z11 जो इनपुट इंडिपेंडेंट होता है, बाकी के आउटपुट सर्किट में 0 होता है। सर्किट में आउटपुट करंट बिल्कुल भी नहीं होता है, 0 होता है। समझ में आ गया। तो Z पैरामीटर में आपको ये समझना कि आउटपुट करंट कैसा होगा, 0 होगा, और Z11 है वो आपके सामने इनपुट करंट ही डिपेंड करता है। वाई पैरामीटर क्या होता है, जो एडमिटेंस पैरामीटर के अंदर, इसे शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी, जो आपका वाई पैरामीटर होता है, क्या होता है, वाई पैरामीटर होता है, इसको क्या कहा जाता है, एडमिटेंस पैरामीटर के नाम से। कौन सा पैरामीटर के नाम से, एडमिटेंस पैरामीटर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पैरामीटर के नाम से, एडमिटेंस पैरामीटर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पैरामीटर के नाम से जाना जाता है, एडमिटेंस पैरामीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये शॉर्ट सर्किट पैरामीटर होता है, इसमें वोल्टेज की धाराओं के फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, इसे शॉर्ट सर्किट आपके सामने पैरामीटर के नाम से भी कहा जाता है। इसमें धाराओं को वोल्टेज के फलन के, वोल्टेज के जो फंक्शन होते हैं उसके रूप में व्यक्त करने का अपन प्रयास करते हैं। किसके, ऊपर वाले में जो आपके सामने जेड वाला पैरामीटर था, इसमें किसके आधार पे, आपके वाले में अपन ने किसके हिसाब से किया था भाई, आपके सामने अपन करंट के हिसाब से वोल्टेज के इक्वल रखा था, किसको, करंट को, है ना। और यहाँ पर अपन किसके हिसाब से देखेंगे, करंट को रखेंगे आपके सामने, और वोल्टेज का जो फंक्शन है उसको आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। अच्छे से रख लेना, धाराओं को वोल्टेज के फलन के रूप में उपयुक्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा, धाराओं को वोल्टेज फलन के रूप में उपयुक्त किया जाएगा। जैसे समीकरण I1 इजिकल टू वाई V1 प्लस वाई V2, तो I1 करंट इजिकल टू क्या होगा, वाई V1 प्लस वाई V2 के इक्वल होगा। और I2 जो करंट होता है उसका क्या बनेगा, वाई V1 प्लस का वाई V2 के रूप में इसको उपयुक्त करेंगे। मतलब करंट के सापेक्ष में आपके सामने वोल्टेज को हम दिखाएंगे। यहाँ पे वाई V1 जो इनपुट इंडिपेंडेंस होता है, और V2 वोल्टेज है वो क्या होता है, 0 होता है। मतलब बाहर जो वोल्टेज आता है ना वो आपके सामने क्या होता है, 0 होता है। जो V2 वोल्टेज होता है भाई आपके सामने, जो बाहर जो करंट आएगा वोल्टेज में आएगा वो 0 होता है। क्या होता है, बाहर जो वोल्टेज आता है ना वो एक प्रकार से 0 होता है, उसका कोई भी प्रकार से महत्व नहीं देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जो बाहर वोल्टेज आएगा उसका कोई इनपुट नहीं है, इसलिए I1 इजिकल टू वाई Y11 V1 के इक्वल होगा, और I2 इजिकल टू जो Y21 इजिकल टू V2 के इक्वल होगा। बाकी का बाकी जो आउटपुट जो वोल्टेज होगा बाहर की तरफ वो बिल्कुल भी नहीं होगा, इनपुट वोल्टेज के इक्वल होगा।
अगले वाला है एच हाइब्रिड पैरामीटर। कौन सा आपके सामने हाइब्रिड पैरामीटर, कौन सा भाई, हाइब्रिड पैरामीटर। अब हाइब्रिड पैरामीटर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे भाई। इन्हें इन्हें हाइब्रिड पैरामीटर भी कहा जाता है क्योंकि जेड और वाई दोनों के मिश्रण से होता है। क्योंकि एच को कौन सा कहा जाता है भाई, इसमें हाइब्रिड पैरामीटर होता है। इसमें क्या होता है आपके सामने करंट जेड और वाई दोनों का मिश्रण, मतलब इसमें जो अपन ने पहले जेड और वाई जो पैरामीटर को देखा ना, उसका दोनों का मिक्स होगा। एक एक बार फिर से समझाओ। देखो आपके सामने जेड है वो क्या होता है, ओपन सर्किट पैरामीटर होता है। कैसा सर्किट होता है, ओपन ओपन सर्किट पैरामीटर होता है। कैसा होता है, ओपन सर्किट पैरामीटर होता है। वाई होता है वो आपके सामने क्या होता है, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर होता है। वाई क्या होता है, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर होता है। और आपके सामने जो एच होता है क्या होता है, एच को क्या कहा जाता है भाई, अपन हाइब्रिड पैरामीटर के नाम से, कौन सा पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर के नाम से जानते हैं। कौन से पैरामीटर के नाम से, हाइब्रिड पैरामीटर के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेड एंड वाई का आपके सामने कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, जेड और वाई का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है किसके अंदर, एच पैरामीटर के अंदर। ट्रांजिस्टर सर्किट के विश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी होता है जो ट्रांजिस्टर सर्किट होता है। कौन सा सर्किट होता है, ट्रांजिस्टर सर्किट होता है, उसके लिए सबसे विश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी होता है। V1 इज इक्वल टू एच आई वन प्लस एच टू V2 के रूप में देखा जाता है। I2 इज इक्वल टू एच आई वन प्लस का एच V2 के रूप में इसका समीकरण है वो बनता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है आपके सामने अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, सारे के सारे फंक्शन है जो मैंने आपको बताए हैं। अगले वाला होता है आपका पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के निर्माण एवं ड्रिफ्ट व डिफ्यूजन धाराओं के डायोड समीकरण सहित समझाइए। मतलब जो पीएन जंक्शन होता है ना आपका, कौन सा जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन के निर्माण में ड्रिफ्ट व डिफ्यूजन धाराओं का डायोड समीकरण बताना। क्या बताना आपको, डायोड इक्वेशन बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, डायोड इक्वेशन क्या होती है, पीएन जंक्शन का जो निर्माण होता है उसके अंदर, और उसमें अपन ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन धारा है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट है, उसको अपन निर्माण करने का प्रयास करेंगे। पीएन जंक्शन का निर्माण क्या होता है, पीएन जंक्शन का निर्माण जब एक पी प्रकार के आपके सामने अर्धचालक में बहुसंख्यक होल्स होते हैं। मतलब जब एक पी आपका सेमीकंडक्टर होता है, कौन सा सेमीकंडक्टर होता है भाई आपके सामने, पी सेमीकंडक्टर होता है, उसके अंदर क्या होता है, आपके बहुसंख्यक वाहक। मतलब चलिए भैया आपके सामने अपन बढ़ते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, जहां पर आपके सामने पी प्रकार के जो पीएन जंक्शन को बनाकर देखेंगे। भाई आपके सामने पीएन जंक्शन होता क्या है, समझ में आ गया। पीएन जंक्शन अपन बनाकर देखेंगे, आपने स्कूल में तो कॉलेज जो स्कूल के अंदर पीएन जंक्शन बनाया होगा, है ना। आप देखते हैं पीएन जंक्शन क्या होता है, समझ में आ गया। पी प्रकार के जहां पर अर्धचालक, मतलब पी प्रकार का जो सेमीकंडक्टर होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं, बहुसंख्यक में, मतलब मेजोरिटी में क्या पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं। ये आपको भी पता होगा, पीएन जंक्शन में जो पी सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजोरिटी में होल पाए जाते हैं। अब होल का आप सबको पता है चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जो होल्स होते हैं उन सब का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है हमेशा होल्स के अंदर। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है होल्स के अंदर। एन प्रकार के अर्धचालकों में क्या होता है, आपके सामने मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एन प्रकार के आपके सामने जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर क्या रहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आपके सामने मेजोरिटी में। क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आपके सामने मेजोरिटी में। अच्छे से समझ लो, पी में मेजोरिटी में होल और एन में क्या रहते हैं आपके सामने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना। एक्सेस में जो इसी तरीके से तो पीएन जंक्शन बनता है, तो सेमीकंडक्टर बनता है, तो तो संपर्क स्तर पर पीएन जंक्शन बनता है। जब आपस में कांटेक्ट आते हैं तो क्या होता है, आपके सामने पीएन जंक्शन का बनने का काम होता है। जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर और होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की तरफ जाते हैं। तो देखो ये पी है और ये एन है। फिर से बनाता हूं, रुको चित्र फिर से बना के बता देता हूं आपको। ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र में आपके सामने क्या है, होल है, और आपके सामने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो आप सबको पता है होल का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको पता है हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं। तो एक दूसरे की तरफ भागे भागे जाएंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के भागे भागे पास जाएंगे। तो ये भाई होल है वो इधर की साइड जा रहे हैं, है ना, एन की तरफ, और जो एन वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर की तरफ आ रहे हैं, पी की तरफ आ रहे हैं। भाई जब दो दोस्त अब थे, दो दोस्त जो आपस में मिलो, दोनों मान लेते पढ़ना जा रहा,
है ना, दो दोस्त आप दोनों पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जा रहे थे और आपस में टकरा गए, टकराते क्या करोगे, चाय वाली दुकान पर बैठ जाओगे चाय पीने के लिए। ऐसे ही ये दो दोस्त हैं, आपस में क्या दोनों मिल जाते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं भाई, आपके सामने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और आपके सामने जो बीच वाला क्षेत्र होता है ना, यहाँ पर क्या बन जाता है, जो होल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिट हो जाता है और आपके सामने न्यूट्रलाइज क्षेत्र बन जाता है। कैसा क्षेत्र बन जाता है भाई, न्यूट्रलाइज क्षेत्र बन जाता है। उसको किसके नाम से जाना जाता है, डिप्लेशन लेयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डिप्लेशन परत के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में जंक्शन के पास एक स्थिर आवेश वाली परत बन जाती है। क्या होती है, आपके सामने एक फिक्स, जो आपके सामने करंट होता है, एक फिक्स करंट का क्या होता है, आपके सामने एक फिक्स करंट वाली क्या होती है, लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, एक फिक्स करंट वाली लेयर है बन जाती है, जहां पर आपके सामने फिर उसके बाद में करंट है वो फ्लो नहीं होता है। एक बाद में वो डिप्लेशन लेयर इतनी मोटी हो जाती है कि सारे सारे होल और इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूट्रलाइज होते हैं और करंट का फ्लो है वो रुक जाता है। समझ में आ गया, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई, डिप्लेशन लेयर के नाम से जाना जाता है। फिर से समझा दूं, पीएन जंक्शन क्यों है, मान लीजिए सेमीकंडक्टर है, इली साइड में पी लग रहे हैं, इधर की साइड पी लगाओ, इधर की साइड एन लगा हुआ है। पी में हमेशा क्या होल लगे हुए होते हैं, पी में क्या लगे होते हैं, होल लगे होते हैं। और एन होता है जो आपके सामने, इसमें इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, इसके अंदर आपके सामने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। अब होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आया समझ लो, पी और एन दोनों दोस्त थी, ठीक है। अब ये करेक्ट होता है, पी एन की तरफ जाता है, क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। अब दोनों एक दूसरा की तरफ जाऊंगा, पी एन की तरफ जाओ और एन आपकी तरफ पी की तरफ में जाओ। दोनों दोस्त थे, दोनों मिला चाह की टपरी पर बैठेगा, चाह की टपरी पर क्यों गो, पढ़ाई पढ़ेगी, बात खत्म होगी, आपस की बात चलूगी, तो क्या लेयर होगी, डिप्लेशन लेयर होगी। डिप्लेशन लेयर में कोई भी धारा हवा प्रभावित को नहीं हो, एक स्थिर आवेश वाली परत बन जाएगी जिस पे क्यों फिक्स करंट आपके सामने फ्लो होगा। समझ में आ गया अच्छे से, मुझे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ा सकूं। धाराओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ करंट, क्या टाइप्स ऑफ करंट क्या होता है, कितने प्रकार के आपके सामने करंट होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला होता है डिफ्यूजन करंट। कौन सा करंट होता है भाई, आपके सामने जो डिफ्यूजन करंट होता है वो क्या होता है, कौन सा करंट, डिफ्यूजन करंट। यह आवेश वाहकों की सांद्रता में अंतर के कारण, मतलब आपके सामने डेंसिटी ऑफ, जो आपके सामने जो करंट होता है ना, आवेश होते हैं आपके सामने, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें आपके सामने जो इलेक्ट्रॉन्स कैरियर होते हैं, आवेश का जो वाहक होते हैं, उसकी डेंसिटी में आपके सामने जो अंतर होता है उसके वजह से होता है। डिफ्यूजन करंट कैसे फैलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफ्यूजन करंट कैसे फैलता है, जो आवेश के वाहक होते हैं, किसके वाहक होते हैं, आवेश के, करंट के जो वाहक होते हैं उसकी जो सांद्रता होती है उसमें जो अंतर देखने को मिलता है, इस वजह से जो डिफ्यूजन करंट है वो देखने को मिलता है। क्यों, हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वयं प्रभावित हो जाते हैं। मतलब अगर मैं ये समझ लो, दो सेमीकंडक्टर है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है क्या, ज्यादा है, दो तरफ से देखने को मिलता है भाई आपके सामने, इधर के साइड जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और इधर की साइड थोड़ा कम है। तो डिफ्यूजन करंट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स है ना वो आपके सामने जो मैक्सिमम क्वांटिटी से मिनिमम क्वांटिटी की तरफ जाएंगे। कहां पर जाएंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी से मिनिमम क्वांटिटी की तरफ जाते हैं। उसी को किसके नाम से जाना जाता है, डिफ्यूजन करंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डिफ्यूजन करंट के नाम से जाना जाता है। यह आवेश वाहकों की सांद्रता के अंतर के कारण होता है, जो आपके सामने निम्न सांद्रता से आपके सामने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाए। अरे सीधी सीधी बात है, एक बात देखो, कोई टंकी है, कोई भी टंकी है, उसके अंदर पानी ज्यादा होता है और एक टंकी में कम होता है, तो हमेशा क्या करते हैं, एक पाइप छोड़ देते हैं, वो पानी बाहर दूसरी टंकी में चला जाता है। तो इस प्रकार की जो टंकी होती है उसको डिफ्यूजन करंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ याद कर लो, कहीं याद नहीं होता था। अगले वाला ड्रिफ्ट करंट। डिप्लेशन परत के भीतर उत्पन्न आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण माइनॉरिटी कैरियर के प्रवाह को ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। मतलब डिप्लेशन जो परत होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, आपके सामने इंटरनल करंट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, इंटरनल जो फील्ड है वो आपके सामने जो फील्ड है वो प्रोड्यूस होती है। इससे माइनॉरिटी कैरियर की वजह से आपके सामने ड्रिफ्ट से करंट प्रोड्यूस होता है। डिफ्यूजन करंट होता है ना, वो मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। डिफ्यूजन करंट किसके वजह से होता है, मेजोरिटी के जो कैरियर्स होते हैं उनके वजह से प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गई, मेजोरिटी के कैरियर्स वो माइनॉरिटी की तरफ बढ़ेंगे। ड्रिफ्ट करंट कैसे प्रोड्यूस होता है,
ड्रिफ्ट करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? जब डिप्लेशन लेयर होती है उसके भीतर आपके सामने जो इंटरनल आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, इस वजह से जो माइनॉरिटी कैरियर है वो उनका क्या होगा, आपके सामने प्रवाह देखने को मिलेगा। जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं आपके सामने, वो उनका प्रवाह देखने को मिलता है, उसको ड्रिफ्ट करंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ड्रिफ्ट करंट के नाम से जाना जाता है। आपको देखकर को छोटे मोटे चुटकू मुटकू आपके जो आपके क्या छोटे भाई बहन भी आप जो दोस्तों को देखकर आपके आसपास बैठ गए, तो कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा? ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इन अहिया समझ लो कि जब आप एक बड़ी वाली टंकी से पानी छोटी वाली टंकी में जा रहा था, छोटी वाली टंकी में क्या लीकेज है थोड़ा थोड़ा, तो जो थोड़ा थोड़ा लीकेज की वजह से जो आपके सामने पानी बाहर आ रहा है उसको किस करंट के नाम से जाना जाता है? ड्रिफ्ट करंट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है डायोड इक्वेशन। एक आदर्श डाय में एक आइडियल जो आपके सामने डायोड होता है उससे प्रभावित होने वाली कुल धारा को सांकली समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके सामने? सांकली समीकरण के नाम से जाना जाता है। सांकली जो समीकरण है उनके द्वारा ये दिया जाता है। क्या होती है भाई आपके सामने? आई इज इक्वल टू जो आई इज इक्वल टू आई नोट है ना, अपॉन में ई की पावर QV अपॉन में N के T माइनस 1 के नाम से देखने को मिलता है। क्या होता है आपके सामने? आई नोट इजिकल टू ई की पावर QV अपॉन में N के T माइनस 1। ये आपने पूरी की पूरी जो संकाली जो इक्वेशन है उसके द्वारा आपके सामने सारी सारी चीजें दी जाती हैं। जहां पर आई इजिकल टू रिवर्स आई होता है वो रिवर्स सेचुरेशन धारा होती है। क्या कौन सी धारा होती है? रिवर्स सेचुरेशन धारा होती है। कौन सी धारा होती है? रिवर्स सेचुरेशन धारा होती है। रिवर्स सेचुरेशन करंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिवर्स सेचुरेशन करंट के नाम से जाना जाता है। V आपके सामने आरोपित वोल्टेज होता है। वोल्टेज क्या होता है? V होता है आपके सामने आरोपित वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। और आपके सामने जो N होता है वो क्या होता है? आइडियलिटी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। कौन से फैक्टर के नाम से जानते हैं भाई आपके सामने? आइडियलिटी फैक्टर के नाम से उसको जाना जाता है, जिसमें जर्मिनेशन के लिए आपके सामने 1 होता है और सिलिकॉन के लिए 2 होता है। जो आइटा फैक्टर होता है आपके सामने, उसको किसके नाम से जाना जाता है? आइडियलिटी फैक्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें जर्मिनेशन 1 होता है और सिलिकॉन के लिए 2 देखने को मिलता है। चलिए भाई आपके सामने प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर व दक्षता के बारे में बात करिए। मतलब फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना, उसका रिपल फैक्टर क्या होता है, उसका रिपल फैक्टर क्या होता है और उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है और आपके सामने रिपल फैक्टर क्या होता है उसके बारे में बताना है। किसके बारे में? फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। कौन सा रेक्टिफायर? फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है उसके बारे में बताना, उसकी रिपल फैक्टर क्या होता है और उसकी एफिशिएंसी क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। फुल वेव रेक्टिफायर एसी वोल्टेज में दोनों धनात्मक व ऋणात्मक चक्र को डीसी में परिवर्तित करता है। फुल वेव रेक्टिफायर का यही काम होता है, एसी वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करना भाई? डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। और आपके सामने इसमें दो का फुल चक्कर होता है। 2 साइकिल पॉजिटिव की होंगी, 2 साइकिल नेगेटिव की होंगी। कौन से साइकिल होंगे भाई आपके सामने? 2 पॉजिटिव की आपके सामने साइकिल देखने को मिलेंगी और 2 साइकिल आपके सामने नेगेटिव की देखने को मिलती हैं। इसकी प्रभावशालीता को नापने के लिए दक्षता और रिपल फैक्टर की गणना की जाती है। भाई आपके सामने कितना इफेक्टिव है, मतलब कितना इफेक्टिव से आपके सामने एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने का काम करता है, इसके लिए क्या किया जाता है भाई आपके सामने? रिपल फैक्टर की गणना की जाती है। कौन से फैक्टर की? रिपल फैक्टर की गणना की जाती है। कौन सा फैक्टर होता है भाई? रिपल फैक्टर होता है, उसकी आपके सामने अपन क्या करते हैं? गणना करते हैं। चलिए पहले वाला प्रश्न है दक्षता, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी के बारे में समझेंगे। दक्षता हमें यह बताती है कि रेक्टिफायर में कितना एसी शक्ति को डीसी शक्ति में बदला गया। मतलब एफिशिएंसी हमें क्या बताती है भाई आपके सामने? एफिशिएंसी हमें यह बताती है कि रेक्टिफायर के पास कितना एसी वोल्टेज गया था उसको कितना डीसी में बदला है, क्योंकि इसका काम यही है भाई एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज के अंदर बदलना। तो एफिशिएंसी को काम भी हो कि कोई भी जो काम दिए गए वो कितनों मात्रा में पूरा करे गए, उन्हें आप एफिशिएंसी का नाम से जानो जहां। और फुल वेव रेक्टिफायर में भाई उसका काम होता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना। अब कैसे नापते हैं भाई? आइटा इज इक्वल टू आपके सामने पी डीसी अपॉन में एन एसी। कितने अमाउंट में डीसी आपके करंट उसको दिया गया और उसको आपके सामने कितने अमाउंट में डीसी उसने प्रोड्यूस किया और कितने अमाउंट में उसको एसी करंट है वो दिया गया था। एफिशिएंसी क्या होती है? पी डीसी अपॉन में पी एसी। कितने अमाउंट में मैक्सिमम उसको एसी करंट दिया गया और कितनी मैक्सिमम अमाउंट में उसने उसको डीसी में कन्वर्ट करके दिया, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का जो औसत करंट होती है, एवरेज जो आपके सामने करंट होती है, उसका क्या होता है? 2IM अपॉन में पाई। मतलब मैक्सिमम
आईडीसी का अर्थ होता है एवरेज डीसी करंट जो प्रोड्यूस किया जाता है फुल वेव रेक्टिफायर के द्वारा, उसका फुल फॉर्मूला होता है 2Im, 2 गुना मैक्सिमम आपके सामने जो करंट प्रोड्यूस किया गया है, मैक्सिमम करंट उसको दिया गया है अपॉन में पाई। समझ में आ गया? आईडीसी इक्वल टू 2Im। Im क्या होता है आपके सामने? मैक्सिमम करंट गिवन। Im क्या होता है? जो मैक्सिमम करंट है वो दिया जाता है, उसी को आपके सामने एक्सप्लेन किया जाता है। IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम करंट अपॉन में अंडर रूट 2। क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? Im अपॉन में अंडर रूट 2 से देखने को मिलती है। जब इसके अपन एफिशिएंसी निकालते हैं तो कितनी बैठती है? 81 जो आपके सामने परसेंटेज के हिसाब से कितना? 81 परसेंटेज के आसपास कुल ऐसा एफिशिएंसी होती है, इतना आपके सामने कुल एसी से डीसी करंट का प्रोड्यूस करने का काम करता है फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आ गया? 1 प्लस आर आई अपॉन में R1 देखने को मिलता है, कितना आपके सामने उसको करंट दिया गया है, कितना उसमें लोड रेजिस्टेंस है वो, उसके द्वारा लोड रेजिस्टेंस है वो दिया गया। तो ये आई जो आर आई अपॉन में आर एल पे डिपेंड करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है भाई? आर आई अपॉन में आर एल पर डिपेंड करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आदर्श फुल वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 81.2 होती है। जो एक फुल वेव, कौन सा? एक फुल वेव आपके सामने जो रेक्टिफायर अपन बना रहे हो, एक फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है, क्या होती है? एक फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? 81.2 जो परसेंटेज है वो आपके सामने इनकी क्या होती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट होता है रिपल फैक्टर। कौन सा फैक्टर? रिपल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर क्या होता है? यह आउटपुट डीसी में मौजूद एसी घटकों की मात्रा को दर्शाने का काम करता है। इसका यही होता है जो आउटपुट निकल के आए, कितना मात्रा में जो आउटपुट डीसी का आउटपुट निकल के आए, उसमें एसी करंट कितना है, डीसी निकल कर आया है और उसमें एसी करंट कितना है, दोनों का मिश्रण कितना है, उसको बताने का जो काम करता है उसको किसके नाम से जाना जाता है? रिपल फैक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिपल फैक्टर के नाम से जानते हैं। रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतनी मात्रा में डीसी की शुद्धता होगी। मतलब फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? पूरा का पूरा डीसी को तो कन्वर्ट नहीं करता है, 81% करता है, बाकी आपके सामने कुछ 19% क्या होता है, उसमें एसी करंट भी देखने को मिलता है। दोनों मिक्स रहते हैं, डीसी प्लस एसी। 81% डीसी में कन्वर्ट कर देगा, 19% एसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। तो कितनी मात्रा में करंट है वो डीसी के अंदर प्रोड्यूस हुआ, उसी को किसके नाम से जाना जाता है? रिपल फैक्टर के नाम से जाना जाता है। रिपल फैक्टर जितना कम होगा मतलब उतना ही डीसी शुद्ध होगा। क्यों? रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना ही उसके अंदर कम एसी करंट देखने को मिलेगा, जितना कम एसी करंट देखने को मिलेगा उतना ही ज्यादा डीसी करंट अच्छा होता है। फॉर्मूला क्या होता है? आर रिपल फैक्टर होता है अंडर रूट आई मैक्स, कितना मैक्सिमम करंट दिया गया उससे कितना डीसी करंट वो प्रोड्यूस हुआ, उसका स्क्वायर -1। समझ में आ गया? रिपल फैक्टर इज इक्वल टू आई मैक्स, आई जो रुको आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जो आपके सामने कितनी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उसको डाली गई और कितना उसने डीसी करंट प्रोड्यूस किया अपॉन में 1, इसका होल स्क्वायर बनाया जाता है। फिर अपन जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू क्या होती है आपके सामने? आई एम अपॉन में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 आई अपॉन में पाई। डीसी जो आई डीसी करंट की वैल्यू फैक्टर उसको प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पर क्या होगा भाई आपके सामने? नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना, और जो पाई है वो ऊपर की तरफ, आई एम से आई एम कट गया, ऊपर नीचे कट गया, है ना, पाई है वो ऊपर की तरफ चला गया और 2 पाई अंडर रूट ये ऊपर की तरफ आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा? पाई की जो वैल्यू होगी, जो जितनी भी जो पाई की 22 अपॉन में 7 अपन वैल्यू प्रोड्यूस कर देंगे, 3.412 वाली होती है वो, ओपन में 2√2 को जब अपन डालते हैं तब इसमें जो वैल्यू कितनी बैठती है? 1.232 -1। समझ में आ गया? तो 0.482 आपके सामने पूरा रिपल फैक्टर वो देखने को मिलता है। मतलब एक फुल वेव रेक्टिफायर में कम से कम इतना आपके सामने 0.482 रिपल फैक्टर है, इतना डीसी करंट है वो आपके सामने उसकी शुद्धता देखने को मिलती है। समझ में आ गया? रिपल फैक्टर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है। वीडियो को जरूर से आपने, मुझे उम्मीद है पूरा देखा होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।